अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं ग्रेजुएशन फिजिक्स के सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जाम नोट्स फाइनल ईयर के लिए। सब्जेक्ट है हमारा सॉलिड स्टेट। ना सॉलिड स्टेट के अंदर मैंने दो छोटे क्वेश्चंस को मिला के अभी तक जो है 3 लेक्चर्स में डाल चुकी हूँ। एंड अब बारी आती है आगे चलने की, विच इज़ द मेजरली थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली जहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं, किस किस साइंटिस्ट ने उसे स्टडी किया है, क्या क्या उसके फेलियर रहे हैं, क्या क्या उसके सक्सेसफुल रहे हैं। तो हम आगे लास्ट तक क्या करेंगे, थ्योरेटिकल ग्राफ को वी हैव टू मैच विद एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, राइट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी जो नए आए हैं सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड हमारे साथ जुड़ जाइए। जो ऑलरेडी कर चुके हैं वेल एंड गुड। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चन एंड मार्क्स लेने के थोड़ा सा और करीब, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले आता है हीट कैपेसिटी विच इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री से अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, वो मुझे बताएगा हीट कैपेसिटी। यही अगर मैं इस सब्सटेंस के मास के ऊपर भी कंस्ट्रेंट लगा दूं कि मेरा मास 1 ग्राम होना चाहिए, तो यही हीट कैपेसिटी क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगी, राइट। तो हम बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ कितने ग्राम सब्सटेंस का, 1 ग्राम, और कितने डिग्री से, डिग्री 1 डिग्री, राइट। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गई इसकी यूनिट्स। नाउ हुआ क्या, जब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थ्योरीज थी, ऑलरेडी अवेलेबल लॉज थे, उन सब को मिला के हमने जो है कुछ प्रपोज किया कि मेरा जो थ्योरेटिकल ग्राफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो कुछ इस तरीके का आएगा, राइट। तो जब वो चीज़ हमने करी उसके बाद हमने कुछ सैम्पल्स लिए, उनका हमने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्लॉट किया, तो ये निकल के आया कि जो हमारा ग्राफ है एक्सपेरिमेंटल का, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपैटिबल विद द ग्राफ विच वी हैव रिसीव्ड वाया थ्योरेटिकल केसेस। तो उसी चीज़ को जो है सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे आगे आए ड्यूलोंग एंड पेटिट। इन्होंने सबसे पहले स्पेसिफिक हीट्स को स्टडी करा और कुछ एजम्पशंस ली। कुछ एजम्पशंस लेने के बाद उन्होंने उसके ऊपर काम किया। काम करने के बाद उनका जो रिजल्ट निकल के आया उसने कुछ हद तक जो है इन दोनों ग्राफ को कंपैटिबल बनाया, लेकिन काफ़ी सारे रेंजेस ऐसी है जिसके ऊपर वो फेल हो गया। वो आज हम देखेंगे यहाँ पे कि वो कहाँ पे फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्या बता नहीं पाया और उसके कारण इनके बाद कौन आया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ग्राफ आया, जो मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंटली जो हमारा ग्राफ आया, इट इज़ द ब्लू लाइन, राइट। ये जो ब्लू लाइन है 0 at 0 केल्विन एंड देन इट राइजेज एंड देन इट बिकम स्टेबल फॉर सम टाइम, फॉर सम टेम्परेचर, उसके बाद वो दोबारा से राइज करता है, राइट। तो इस ग्राफ को जब मैंने मेरा थ्योरेटिकल से करा कंपेयर तो वो कंपैटिबल नहीं था। तो ऐसे केस के अंदर ड्यूलोंग और पेटिट निकल के सामने आए एंड दे सेड कि जो हमारा वेरिएशन है, जो बिहेवियर है सीवी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हमें वो प्रूव करना पड़ेगा या हमें वो डिराइव करना चाहिए यूजिंग द क्लासिकल अप्रोच, क्योंकि उस टाइम तक क्लासिकली ही काफ़ी चीज़ें प्रूव हो रही थी। तो वी से कि ड्यूलोंग एंड पेटिट यूज द क्लासिकल अप्रोच ऑफ विच मेजर असम्पशंस क्या थे कि सबसे पहले तो मेरा जो भी क्रिस्टल है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, राइट। ये मेरा 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। तो ही सेड कि एटम्स ऑफ द क्रिस्टल्स बिहेव्ड एज इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इन 3 डायमेंशन। नाउ 2 डायमेंशन में मेरे ये क्रिस्टल हैं, उसके ऊपर जो डॉट्स हैं वो मेरे एटम्स हैं या स्फीयर्स हैं। तो ही सेड कि जब भी मैं किसी क्रिस्टल को हीट एनर्जी देता हूँ इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो जितने भी एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर दोनों तरफ जाते हैं और वापस ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दे आर बिहेविंग एज ऑसिलेटर्स। अब
जब हमने इन ऑसिलेशंस को डीप में पढ़ा तो वी फाउंड आउट कि जो ऑसिलेशंस है वो हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैं एंड दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो डॉटेड लाइन मैंने थोड़ी सी दिखाया दैट मीन्स वहाँ पे जो मेरा एटम है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ही सेड कि सारे के सारे एटम्स बिहेव्ड एज इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं है, ये ऑसिलेट कर रहे हैं हार्मोनिकली एंड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के अंदर जब मैंने बोला तो वी से कि कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर अगर n मॉलिक्यूल्स है, n एटम्स हैं, दैट मीन्स कि n एटम्स इन 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन के अंदर है, इसके पीछे और आगे भी रहेंगे। तो वी से कि n मॉलिक्यूल्स, n एटम्स इन 3 डायमेंशन इज इक्वलेंट टू 3n एटम्स, ये n 3 से मल्टीप्लाई हुआ एंड डायमेंशन मैंने बोल दी 1 डायमेंशन। तो बेसिकली जो डुलोंग पेटेट थे उन्होंने इस चीज को हार्मोनिक ऑसिलेटर्स बनाया एंड दिस सेड कि ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, एक 3n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इन 1 डायमेंशन विच आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशंस हार्मोनिकली, इस तरीके से। उसके बाद उनकी नेक्स्ट अजम्पशन क्या थी, नेक्स्ट अजम्पशन वाज कि all of these 3n independent harmonic oscillators vibrate with the same natural frequency nu due to their identical surroundings। अब जब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, तो क्रिस्टल्स के अंदर भी से कि हर एटम के लिए जो सराउंडिंग्स होती हैं दे आर आइडेंटिकल, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। यही तो क्रिस्टल्स की खासियत है कि वो उनका जितना भी अरेंजमेंट रहेगा वो पीरियोडिक रहेगा। तो ऐसे में वी से कि जितने भी एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनको सेम हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, उनकी सेम आइडेंटिकल सराउंडिंग्स है, सेम उनका मास है, सेम उनकी टाइप है, तो दे विल ऑल वाइब्रेट विद द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से न्यू। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। हमने 1 डायमेंशन में कर दिया 3n एटम्स को, सिस्टमैटिकली हम उसे क्या करते जाने, इजी करते जाने। 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आ गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है, फ्रीक्वेंसी भी हमने क्या बोली कि दे विल वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज ऑल्सो दीज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। एक चीज उसने क्या बोली कि ये जितने भी एटम्स हैं इन सब के पास हर तरह की एनर्जी रहेगी, हर वैल्यू की रहेगी। तो दैट मीन्स इनकी जो रेंज रहेगी एनर्जी होने की वो किसी एटम की 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक हो सकती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो दैट मीन्स वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि किस एटम की कितनी होगी। तो विल से कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम रहेगा वो मेरा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा। 3 मेन पॉइंट्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, देन उनकी सेम फ्रीक्वेंसी है बट दे हैव कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। अब जब ये सारी चीज़ें ली गई और उसको सॉल्व करा गया, जैसे कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है एग्जैक्टली। सो होगा क्या, सबसे पहले देखो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें किस पे पहुंचना है, किसी भी एटम की सिंगल एनर्जी की एक्सप्रेशन के ऊपर, राइट। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी विच इज इंटरनल एनर्जी ऑफ ui, कोई भी एक एटम, देन विल इंटीग्रेट। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है तो विल इंटीग्रेट ui टू गेट un, n मॉलिक्यूल्स, बेसिकली 3n मॉलिक्यूल्स इन इंटरनल एनर्जी, राइट। जब ये इंटरनल एनर्जी आ जाएगी तो मेरा रिलेशन क्या होता है CV का, इट इज dun/dt। सो वंस आई गेट माई इंटरनल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम, अगर मैं उसका टाइम डेरिवेटिव लेती हूँ तो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा मेरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, राइट। तो यही चीज जो है डुलोंग पेटेट ने अपना जो उनका एनर्जी का जो भी रिलेशन आया, जो भी एक्सप्रेशन आया, उसको उन्होंने इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट करने के बाद एवरेज आउट करा, एवरेज आउट करने के बाद टाइम का डेरिवेटिव लिया, तो एट द एंड उनके पास CV का एक्सप्रेशन जो निकल के आया वो आया 3R, where 3 is a constant and R is a gas constant. So we say indirectly or directly we say the expression for specific heat capacity as per Dulong and Pettit law we get is constant and temperature independent. Temperature कहीं भी पिक्चर में नहीं है,
तो इसको प्लॉट कर देते हैं। CV को मैंने प्लॉट करा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटेट विच इज 3R। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ये वाला है। सो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करूं तो ये डुलोंग पेटेट लॉ जो है इट इज कंपैटिबल with the experimental value, but at the lower temperature ranges and at higher temperature ranges or even when the temperature tends to 0, जो मेरा डुलोंग पेटेट लॉ है, it fails to describe कि मेरे CV का behavior कैसा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। So basically this result was compatible with the experimental graph at room temperatures but could not explain the behavior of specific heat capacity at low temperatures, right? तो मेरा यहाँ पे डुलोंग पेटेट लॉ failed, तो we'll say that is why he said so failed। ठीक है, डुलोंग पेटेट लॉ समझ आया सबको। Once I finish all the 3 theories of specific heat capacity until I reach the exact matching compatible theories theoretically and experimentally, we'll do a small part where I'll compare all 3 of them। It does not come in exam but याद करने के लिए it is very good, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ assumptions की ही गड़बड़ होती है। उसके अलावा आपको अगर एक बारी डिफरेंस पता लग गया तो you can go very well and it is very easy। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। जब डुलोंग पेटेट फेल हुए तो उस टाइम तक क्या हुआ था, प्लैंक अपनी हाइपोथेसिस दे चुका था। प्लैंक ने एक एक्सप्रेशन निकाल के दिया था विच इज E इज इक्वल्स टू h न्यू। मतलब अगर मेरे किसी भी ऑसिलेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी न्यू आती है तो वी से कि उसकी एनर्जी विल बी गिवन बाय मल्टीप्लाइंग विद प्लैंक कांस्टेंट विच इज h, राइट। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन प्लैंक ने तब तक दे दिया था E इज इक्वल्स टू h न्यू। तो अगर n मॉलिक्यूल्स n एटम्स होंगे तो NH न्यू हो जाएगा। आइंस्टाइन ने प्लैंक हाइपोथेसिस को थोड़ा सा सीरियसली लिया, डुलोंग पेटेट को अच्छे से स्टडी किया एंड एट द एंड उसने अपने कुछ एजम्पशंस निकाल के दिए, राइट। एजम्पशन निकालने से पहले हमें आइंस्टाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वी से कि एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, अगर आप लो एनर्जीज के ऊपर लो टेम्परेचर्स के ऊपर आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट कह लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लोगे, लेकिन एज द टेम्परेचर टेंड्स टू 0 मेरी CV भी टेंड्स टू 0 करती है। बट दिस फैक्ट वॉज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड बाय डुलोंग एंड पेटेट लॉ, जिसके कारण आइंस्टाइन को जो है अपनी थ्योरी देनी पड़ी। Now this discrepancy was overcome by Einstein theory, जिसके बेसिक assumptions करते हैं। Now basic assumptions जो है Einstein theory के भी कुछ हैं, तो विषय सबसे पहली चीज A जो रहेगा वो रहेगा same as classical theory, atoms of the crystals behaved as independent harmonic oscillators, that's why I have written with arrow। आपको अगर डायरेक्ट लिखती तो you might have thought कि ये भी नए assumptions है, बट पेपर में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इस एरो के कारण ही आपको याद रहेगा कि हमारे पहले 2 एजम्पशंस जो आइंस्टाइन थ्योरी के हैं वो भी किसके बराबर हैं, डुलोंग और पेटेट के एजम्पशंस के। तो पहला मेरा एज इट इज आया कि ये सारे क्या बिहेव करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह एंड 3n एटम्स इन 1 डायमेंशन हो जाएंगे। सेकेंड भी सेम है कि दे ऑल वाइब्रेट विद द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि न्यू है एंड विच इज ड्यू टू देयर आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। तो 2 का तो काम बढ़ा ही नहीं, एज इट इज आ गया। थर्ड जो उसने एजम्पशन दी थी वो था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण हमारे चेंजेस आए थे। Hence I have put a star also. So he said कि energy spectrum in this case is not a continuous spectrum। जो इसके अंदर एनर्जी होगी वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगी, सिंस दे आर बिहेविंग एज हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एंड हैव सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो विल मेक यूज ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। मतलब अगर ये सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं और इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये सारे प्लैंक जो एक्सप्रेशन दिया था प्लैंक ने उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी एनर्जीज डिस्क्रीट वैल्यूज लेगी, ना कि कॉन्टिन्यूस लेगी। एंड इट इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 थ्योरीज। यही एक मेजर पॉइंट है जिसने इन दोनों को अलग कर दिया। ही सेड in accordance with the Planck's hypothesis,
एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर इज गिवन एज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। n एटम्स रहेंगे तो NH न्यू होगी, 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आई गेट NH क्रॉस ओमेगा। बट लेटर ऑन जब आइंस्टाइन ने काम करना स्टार्ट करा तो ये वाली जो एनर्जी की वैल्यू थी इट came out to be n plus half h cross omega in case of harmonic oscillators, right? नॉर्मल कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की है उसके लिए दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स रियली गुड, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट व्हेन यू मूव ऑन टू द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स तो वहाँ पे एनर्जी का रिलेशन जो है थोड़ा सा चेंज होता है, विच इज़ n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। नाउ ये किस लिए होता है? दिस टेल्स मी इवन व्हेन आई एम स्टडिंग द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो वहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 0 पे पुट करती हूँ तो मेरे पास कुछ मिनिमम एनर्जी बचेगी विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू माई 0 पॉइंट एनर्जी। दैट मीन्स 0 लेवल के ऊपर भी जो मेरे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं दे हैव सम small amount of vibration energy which is half h cross omega. So this is very important and it changes for harmonic oscillators.